हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में अक्सर लोग सिर्फ थोड़ा बहुत ही जानते हैं और वो है एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर और साइंस का डेवलपमेंट। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई रीजन्स में बेसिक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तब भारत में नॉलेज, फिलोसफी, लिटरेचर और साइंस का एक पावरफुल सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। इस पीरियड में लिखे गए टेक्स्ट, थ्योरीज और डिस्कवरीज ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एंशिएंट इंडिया का नॉलेज रिवॉल्यूशन। हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, वेदस, इपिक्स और क्लासिकल लिटरेचर की इम्पोर्टेंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में इंडिया के कंट्रीब्यूशन की, और कैसे इंडियन स्कॉलर्स ने वर्ल्ड नॉलेज को इन्फ्लुएंस किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नॉलेज की जर्नी को। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर का डेवलपमेंट के बारे में। हजारों साल पहले भारत में सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ही नहीं बल्कि नॉलेज, फिलोसफी और लिटरेचर का भी रिमार्केबल डेवलपमेंट हो रहा था। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की शुरुआत वैदिक पीरियड से होती है। इस पीरियड में लिखे गए टेक्स्ट को हम वेदस के नाम से जानते हैं। वेदस को दुनिया के सबसे पुराने रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट माना जाता है। टोटल 4 वेदस हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें लगभग 1028 हाइम्स है जो डिफरेंट गॉड्स को डेडिकेट किए गए हैं, जैसे इंद्र, अग्नि और सूर्या। ऋग्वेद सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं था, इसमें सोसाइटी, नेचर और अर्ली फिलोसॉफिकल थॉट्स भी मिलते हैं। सामवेद मेनली म्यूजिक और चांटिंग से रिलेटेड है। इसमें ऋग्वेद के हाइम्स को म्यूजिकल फॉर्म में अरेंज किया गया है, इसलिए सामवेद को इंडियन म्यूजिक का फाउंडेशन भी कहा जाता है। यजुर्वेद में रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के रूल्स दिए गए हैं। प्रीस्ट किस तरह से रिचुअल परफॉर्म करेंगे उसकी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन इसमें मिलती है। अथर्ववेद थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डेली लाइफ के रिलेटेड टॉपिक मिलते हैं, जैसे हेल्थ, मेडिसिन, प्रेयर्स, स्पेल्स और सोशल बिलीव्स। इसलिए अथर्ववेद को एंशिएंट इंडियन लाइफ का रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। टाइम के साथ वैदिक लिटरेचर और डेवलप हुआ। इसके बाद लिखे गए टेक्स्ट ब्राह्मणस, आरण्यकस और उपनिषद। ब्राह्मणस में रिचुअल्स और सैक्रिफाइस की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दी गई है। ये टेक्स्ट प्रीस्ट्स के लिए गाइड बुक जैसे थे। आरण्यकस का मतलब होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट। ये उन लोगों के लिए लिखे गए थे जो फॉरेस्ट में जाकर स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते थे। उपनिषद एंशिएंट इंडिया के मोस्ट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। इनमें डिस्कस किया गया है सोल क्या है, यूनिवर्स क्या है और लाइफ का पर्पोज क्या है। उपनिषद का सेंट्रल कंसेप्ट है ब्राह्मण और आत्मा। ब्राह्मण का मतलब होता है यूनिवर्सल सोल और आत्मा का मतलब होता है इंडिविजुअल सोल। ये फिलोसफी बाद में इंडियन रिलीजियस और फिलोसफी का फाउंडेशन बन गई। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इपिक्स। सबसे फेमस इपिक्स है रामायण और महाभारत। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें लॉर्ड राम की लाइफ स्टोरी बताई गई है। इसका की थीम्स है धर्म,
ड्यूटी, सेक्रीफाइस और आइडियल लीडरशिप। रामायण सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी पॉपुलर है। महाभारत को महर्षि व्यास ने कंपोज किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा इपिक माना जाता है। इसमें लगभग 100,000 वर्सेस है। महाभारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है भगवद गीता। भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को लाइफ और ड्यूटी के बारे में टीचिंग देते हैं। टाइम के साथ इंडियन लिटरेचर और भी ज़्यादा डेवलप हुआ, स्पेशली गुप्त पीरियड में। इस पीरियड को क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस टाइम पर कई फेमस राइटर और पोएट्स हुए। कालिदास को संस्कृत लिटरेचर का ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है। उनके फेमस वर्क्स हैं अभिज्ञानम शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। उनकी राइटिंग स्टाइल पोएटिक और फिलोसॉफिकल दोनों थी। अब हम बात करेंगे विशाखा दत्त की। उन्होंने लिखा था फेमस प्ले मुद्रा राक्षस। ये प्ले मौर्यन पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। शूद्रक का फेमस प्लेज है मृच्छकटिका, जिसका मीनिंग है द लिटिल क्ले कार्ट। ये प्ले सोशल लाइफ और रोमांस पर बेस्ड है। एंशिएंट इंडिया ने मैथमेटिक्स में भी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिए। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कंसेप्ट ऑफ जीरो का। इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो का कंसेप्ट डेवलप किया। ये डिस्कवरी बाद में अरब और यूरोप तक पहुंची और मॉडर्न मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बन गई। इंडियन मैथमेटिशियन ने डेसिमल सिस्टम का डेवलप किया। इस सिस्टम में नंबर को प्लेस वैल्यू के बेसिक पर लिखा जाता है। आज पूरी दुनिया इसी सिस्टम को यूज करती है। आज से लगभग 1500 साल पहले जब दुनिया के कई पार्ट्स में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी अभी डेवलप हो रहे थे, तब भारत में एक ऐसे जीनियस का जन्म हुआ जिन्हें साइंस की दुनिया को बदल दिया। उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं बल्कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट भी थे। आर्यभट्ट की सबसे फेमस बुक है आर्यभट्टीय। इसमें टॉपिक्स इंक्लूड है नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और प्लैनेटरी मूवमेंट्स। उन्होंने एक्सप्लेन किया अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में कई इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए। सबसे इम्पोर्टेंट था प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज। उन्होंने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टमेटिक मेथड एक्सप्लेन किया जो मॉडर्न डेसिमल सिस्टम की फाउंडेशन बना। और उन्होंने पाई की एक्यूरेट वैल्यू भी कैलकुलेट की। जीरो को प्रॉपर नंबर के रूप में डिफाइन करने का क्रेडिट ब्रह्मगुप्त को जाता है। उन्होंने अपनी फेमस बुक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में जीरो के रूल को एक्सप्लेन किया है। एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी एडवांस था। एस्ट्रोनॉमी में भी आर्यभट्ट के आइडियाज़ इनोवेटिव थे। आर्यभट्ट ने सोलार और लूनार एक्लिप्सेस को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। उनके अकॉर्डिंग इक्लिप्सेस किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से नहीं, अर्थ और मून की शैडो की वजह से होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। इस रोटेशन की वजह से हमें डे और नाइट दिखाई देती है। एक और फेमस एस्ट्रोनॉमर थे बराहमिहिर। उन्होंने लिखी फेमस बुक बृहत संहिता। इस बुक में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी के टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एंशिएंट इंडिया का मेडिकल साइंस भी काफ़ी एडवांस था।
इस ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को कहा जाता था आयुर्वेदा। आयुर्वेद का मीनिंग है साइंस ऑफ लाइफ। एंशिएंट इंडियन फिजिशियन हर्ब्स, नेचुरल मेडिसिन्स, डाइट और डेली रूटीन का यूज करके डिजीज को ट्रीट करते थे। उनका बिलीफ था कि नेचर के रिसोर्सेस ही बेस्ट मेडिसिन हो सकते हैं। इसी हॉलिस्टिक अप्रोच की वजह से आयुर्वेद को दुनिया के सबसे पुराने और कंप्लीट मेडिकल सिस्टम में से एक माना जाता है। एंशिएंट इंडिया की मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है चरक। चरक एक फेमस फिजिशियन और आयुर्वेद स्कॉलर्स थे। उन्होंने लिखा एक मेडिकल बुक जो चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें डिजीज, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। आज से लगभग 2600 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में मॉडर्न मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी डेवलप नहीं हुआ था, तब भारत में एक महान वैद्य ने सर्जरी के फील्ड में ऐसी डिस्कवरीज की जो आज भी मेडिकल साइंस में रेस्पेक्ट के साथ याद की जाती है। एंशिएंट इंडिया में मेडिकल साइंस की वो लेजेंडरी नाम है सुश्रुत। सुश्रुत को दुनिया के सबसे अर्लियर सर्जन में से एक माना जाता है। उन्होंने लिखा फेमस मेडिकल बुक सुश्रुत संहिता। ये बुक मेनली सर्जरी और सर्जिकल टेक्निक पर बेस्ड है। सुश्रुत ने कई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी डिस्क्राइब की थी, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी और बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। इस ग्रंथ में 300 से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी वजह से सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए एंशिएंट इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ भी थी। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा और तक्षशिला। नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल लर्निंग सेंटर था। यहाँ चाइना, तिब्बत, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट्स आते थे। यहाँ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर और लॉजिक। तक्षशिला भी एक इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर था। यहाँ स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, जैसे मेडिसिन, पॉलिटिक्स, मिलिट्री साइंस और इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, एंशिएंट इंडिया का लिटरेचर और साइंस डेवलपमेंट सिर्फ एक हिस्टोरिकल टॉपिक नहीं है। ये प्रूफ है कि भारत हजारों साल पहले ही नॉलेज और इनोवेशन का एक मेजर सेंटर था। वेदस से लेकर एपिक्स तक, मैथमेटिक्स से लेकर मेडिसिन तक और यूनिवर्सिटीज़ से लेकर फिलोसॉफिकल आइडियाज़ तक, एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स ने दुनिया को नॉलेज का एक रिच हेरिटेज दिया। आज भी उनकी डिस्कवरीज और आइडियाज़ मॉडर्न साइंस और फिलोसॉफी को इंस्पायर करती है।